नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, बातें राजनीति की हो रही हैं, लेकिन आज की राजनीति की बातों का संबंध किसान से है। इसके साथ ही आज के वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि 1976 में दाल क्या भाव चल रही थी और बाकी चीजों के दामों का क्या हाल था। अगर बात किसान की जाए तो करीबन 20 साल मुझे पत्रकारिता में हो गए हैं दोस्तों, और आपकी जितनी भी उम्र हुई है, आपने भी जब से होश संभाला होगा, हर सरकार को यह कहते हुए सुना है कि वो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। उसके विपक्ष में जो भी होता है वो कहता है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, और जब वो सरकार में आते हैं तो वो कहने लग जाते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हकीकत यह है कि देश में कितने ही किसान आंदोलन हुए हों, कितनी ही सरकारें आई हों, किसान की जिंदगी में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। जब मैं ये राजनीति की बातों के लिए कुछ लिखा पढ़ी कर रहा था, तब मुझे एक वक्तव्य मिला जिसने मुझे चौंका दिया। ये वक्तव्य प्रोफेसर शेर सिंह जी का लोकसभा में दिया हुआ है। ये मैंने इस वीडियो में इसलिए शामिल कर लिया ताकि ये समझा जा सके कि मेरे जन्म से भी 7 साल पहले यानी 1976 में जब देश में इमरजेंसी चल रही थी, उस समय किसान का क्या हाल था। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब उसका हाल आपके सामने है। सीधी सी बात यह है कि किसानों के नाम पर आज तक सिर्फ बातें होती आई हैं। इमरजेंसी के बाद लोकसभा का सत्र चल रहा था। इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने 13 मार्च 1976 को केंद्रीय बजट पेश किया था। इस बजट पर बोलते हुए झज्जर लोकसभा से कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर शेर सिंह ने जो कुछ भी कहा था, वो हमें उस दौर में किसानों की स्थिति को दर्शाता है, ताकि आज के दौर से हम उसकी तुलना फिर कर सकें। प्रोफेसर शेर सिंह ने अपने संबोधन में कहा था कि अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए लोगों ने उनको बधाई दी है। मैं ये नहीं समझ पाया कि उन्होंने इस बधाई को ग्रहण किया है नहीं, क्योंकि इस बजट को किसान, गरीब और मजदूर का बजट नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसे बजट कह सकते हैं कि यह सेठ जी का बजट है। सांसद कृष्णप्पा ने बताया है कि इमरजेंसी के बहाने से चुपके से किसान के ऊपर इस तरह से बोझ बढ़ाया गया है जिससे किसी को पता भी नहीं चले और वह बोल भी न सके। वाटर रेट दोगुने और तिगुने हो गए हैं और 100% से भी ज्यादा कई जगह पर हो गए हैं। लैंड रेवेन्यू में भी 3-4 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। बजट में फर्टिलाइजर की कीमत तो 10% कम करने की बात कही गई है, लेकिन अगर बजट को पूरा देखा जाए तो उससे पता चलेगा कि डीजल के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की शक्ति सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। यानी कि अब जो दाम बढ़ रहे हैं, ये दामों की शक्ति तब 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने भी ली थी। किसान को चुपके से किसी एक दिन सुनने को मिलेगा कि डीजल की कीमत 50 पैसे और बढ़ गई है। किसान की इंपोर्ट्स की कीमत बढ़ती जा रही है, उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके सामान की कीमत घटती जा रही है। जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, उसको लेने वाला आज बाजार में कोई नहीं है। बाजरे की कीमत 50 रुपए क्विंटल से नीचे आ गई है। यानी कि बाजरा 1976 में 50 रुपए क्विंटल था और सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर अनाज जो है, गेहूं, चावल की कीमतें भी गिरी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो दूसरी मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं उनकी कीमतें नहीं गिरी। यहाँ जो आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया है उससे पता चलता है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कीमत केवल 1.4% कम हुई है। फूड ग्रेन्स, अनाज की कीमत 20% कम हुई है। तिलहन बीजों की कीमतें 24%, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल कच्चा माल की कीमतें 20%, दालों की कीमतें 26% तक कम हो गई हैं। तो जो किसान चीजें पैदा करता है उनकी कीमतें गिरी हैं, बाकी की नहीं गिरी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सेठ जी का बजट है। जो चीजें सेठ और पूंजीपति पैदा करता है, पिछले अरसे में उनकी कीमतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उनकी कीमतें वहीं की वहीं हैं, बल्कि वे किसान को पैदा की हुई चीजों की कीमतें कम हो गई हैं। पिछले साल किसान के साथ एक और मजाक हुआ। कपास की कीमत इतनी गिरी कि किसान सोचने लगा कि मैं कपास पैदा करूं या ना करूं। जब कपास खरीदने का समय आया तो कॉटन कॉरपोरेशन भी मैदान छोड़कर भाग गया। उसको जितनी कपास खरीदनी चाहिए थी उसने उतनी भी नहीं खरीदी। सरकार उससे भी आगे बढ़ गई। उसने पाकिस्तान को खुश करने के लिए 25 करोड़ रुपए की कपास खरीद ली। पड़ोसी देश से अच्छे संबंध होने चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान तो इसका उत्तर तो दे।
पाकिस्तान आयरन ओर तो हजारों मील की दूरी से खरीदता है, बल्कि हमसे आयरन ओर नहीं खरीदता है। हालांकि हमारे पास बहुत आयरन है और हमने पाकिस्तान से 25 करोड़ रुपए की रुई खरीदी, जबकि हमारे देश के रुई को खरीदने वाला कोई नहीं है। इस सरकार को यह विचार नहीं आया कि अपने देश के किसानों का भी कुछ तो ध्यान रखा जाए। जो 25 करोड़ रुपया बाहर के किसानों को दे रही है वह अपने किसानों को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पता चलता है कि इस तरह इस सरकार को किसानों के लिए कितना दर्द इनके दिल में है। इसी तरह झूठ की कीमतें भी गिरी हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह किसान या गरीब का बजट नहीं है, यह बजट तो सेठ जी का बजट है। अध्यक्ष महोदय, किसान को दाल का भाव 1 रुपया किलो मिलता है, लेकिन सरकार द्वारा कोऑपरेटिव आधार पर चलाए जा रहे सुपर बाजार में दाल 1 रुपया 80 पैसे किलो के भाव से बेची जाती है। बाकी बाजार की तो बात छोड़ दीजिए, जो सुपर बाजार अधिक मुनाफा न लेने के आधार पर चलाया जाता है उसमें भी 30-40% लाभ लिया जा रहा है। सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि सभी वस्तुओं और पैकेजिंग आदि पर कीमत लिखी जाए। क्या इसका अर्थ यह है कि ये व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार चाहे कोई कीमत लिख दें? क्या सरकार इस बात का पता लगाती कि अमुक चीज का थोक मूल्य क्या है, खुदरा मूल्य कितना लिखा हुआ है और हकीकत में क्या है? यह मूल्य ठीक है या नहीं है? क्या गत्ते के टुकड़े पर मूल्य लिख देने से काम पूरा हो गया? सरकार चाहती कि हर वस्तु की कीमत लिखी जाए, लेकिन वह कितनी हो इसकी उसको कोई चिंता नहीं है। हमारे देश में मिडिल मैन की आर्थिक स्थिति कैसी है सबको पता है। इसमें ग्राहक को लूटा जाता है, उत्पादक को भी लूटा जाता है और मध्यवर्ती सेठ मौज करते हैं, बिचौलिए मौज करते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में ये सेठ जी का बजट है। सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम की बात कहती है। पहले कैश फॉर प्रोग्राम रूरल एम्प्लॉयमेंट चलाई गई, उसके बाद मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था, वह 5वीं योजना में समाप्त हो गया। अब 20 सूत्री कार्यक्रम आ गया और बीच में दिमाग में कोई बात आ गई तो कह दिया यह भी हो जाए वो भी हो जाए। इसका आपस में कोई तालमेल नहीं। लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम का इतना प्रचार किया गया जैसे यह कोई हदीस हो, अल्लाह दीन का चिराग हो। मंत्री महोदय ने किसानों के लिए और गांव के मिश्रित विकास के लिए एक छोटी सी योजना अवश्य घोषित की है, हालांकि बजट में उसका कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन मिश्रित देहात विकास की बात जरा अच्छे ढंग से कही गई है, उसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। परंतु खेद है कि ग्राम विकास के नाम पर प्रयोग के लिए सिर्फ 15 करोड़ रुपए रखा गया है। ये प्रयोग बहुत हो चुके हैं। हम किसानों को कहते रहेंगे कि हम तुम्हारे लिए यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं, परंतु करते कुछ नहीं हैं। देहात में 5.5 करोड़ आदमी बेरोजगार हैं, उनको कैसे रोजगार देंगे? ये उस समय के बजट के बारे में कहा गया था दोस्तों। आज भले ही कीमतों में बड़ा अंतर आ चुका है, आंकड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन किसान की हालत ज्यों की त्यों है। तब भी पैसा जेब में नहीं था, अब भी जेब में नहीं है। हर किसान लगभग कर्जदार है और अपनी फसलों के दाम के लिए यूं ही तरस रहे हैं जैसे 1976 में तरसते थे। प्रोफेसर शेर सिंह के इस वक्तव्य को पढ़कर एक बात का पता नहीं चल पाया कि 1976 में डीजल किस भाव बिक रहा था, घी के दाम उस समय क्या थे, खल बिनोला किस भाव पर होते थे, कपास के क्या रेट थे। मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने पुराना जमाना जरूर देखा है, और जो नए लोग हैं वो भी अपना अनुभव बता सकते हैं कि आपने किस किस भाव में ये चीज़ें खरीदी हैं अपने समय में। पुराने समय में घी क्या भाव था, खल के क्या भाव होते थे, बिनोले के क्या भाव थे, गेहूं के क्या भाव थे, लास्ट आपने क्या देखा था, मतलब कब सबसे कम दाम पर कब आपने गेहूं बिकती हुई देखी थी। ऐसे अगर आपके पास कोई अनुभव है तो ज़रूर कमेंट करें। मैं उनको पढ़ना चाहूँगा कि कौन से साल में किस किस भाव पर चीज़ें बिकती थी और आपने वो किस किस भाव पर बेची या खरीदी हैं। डीजल आपने लास्ट कितने पैसे में लीटर में डलवाया है या कितने रुपए में डलवाया है, ऐसी जानकारियाँ जरूर आप साझा करें। आपने लास्ट मतलब सबसे कम दाम कब देखे थे उनके, ये पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राजनीति की बातें हमेशा होती रहेंगी दोस्तों, अगले वीडियो में और बातें करेंगे। लेकिन इस जो बजट के ऊपर था इसमें 2 चीज़ों पर फोकस था। एक तो उस दौर में नेता क्या सोचते थे किसानों के बारे में, भाव की क्या स्थिति थी, किसान की क्या स्थिति थी, ये इस जो वक्तव्य है उनका लोकसभा में दिया हुआ, उससे हमें जानकारी मिलती है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों 3 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different.
आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।